गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और मोहम्मद गोरी आता है, बख्तियार खिलजी आते हैं। ये लोग जमकर तोड़ फोड़ किए, अय्याशी किए, खूब जितना मन किया तोड़ फोड़ मचाए, जो भी मन किया जिसको मारा काटा, जो भी मन किया तोड़ दिया, जो भी मन किया बनवा दिया, जहाँ मन किया आग लगा दिया, जो भी मन किया ये सब किए। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गोरी। ये लोग यहाँ आए, पृथ्वीराज चौहान को हराए, उनको भी मारे। हालांकि हमने पृथ्वीराज चौहान का जिक्र नहीं किया, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही किया था उसको, क्योंकि चौहान अलग से कहानी है, वो अलग से समझेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो गुलाम वंश स्थापित हो गया था, ये तो बता दिया कैसे स्थापित हुआ था। आज ये देखेंगे थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ा। तो अब थोड़ा सा ये समझिएगा। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे आया था, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गौर नामक प्रदेश से आया मोहम्मद गोरी, ऐसे सीधे आया दिल्ली तक चला आया। दिल्ली जब आया तो यहाँ पर वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को जैसे हराया तो उसका एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक इधर आता है और यहाँ राजस्थान में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको तोड़ा था। उसी में उसकी सीढ़ियों पर हरिकेन नाटक लिखा था, आप सुने होंगे आप। और एक दूसरा सेनापति था जो बख्तियार खिलजी था, वो चला गया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपको बिहार में मिलेगा। वहाँ जम के तोड़फोड़ मचाया और आग लगा दिया, कई धार्मिक किताबें जला दिया। उसके बाद ये जो मोहम्मद गोरी यहाँ आया था, उससे पता चला कि जहाँ गौर से वो आया है वहाँ पर विद्रोह हो चुका है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वो वापस जाने लगा। तो जब वो वापस जाने लगा तो इधर का क्षेत्र जीता था, यहाँ का क्षेत्र जो जीता था और यहाँ का जो क्षेत्र जीता था, इसको किसी न किसी को देकर तो जाता ना। इसलिए उसने यहाँ का क्षेत्र, ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र था, इसको दे दिया ऐबक को। और इसके पीछे वाला ये जो क्षेत्र था ये दे दिया कुबाचा को, नासिरुद्दीन कुबाचा को। और इसके पीछे का ये क्षेत्र, जब तक गौरी वहां पहुंचा तब तक उसकी भी मौत हो चुकी थी। अतः अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, गौर वाला क्षेत्र भी खाली हो गया। तो वो क्षेत्र मिल गया किसको? ताजुद्दीन एल्दौज को। इतनी बात आप समझे थे। अब जब ताजुद्दीन एल्दौज यहाँ पर था और कुबाचा यहाँ सिंध प्रांत पाकिस्तान में था और ऐबक यहाँ था, तो ये तीनों मोहम्मद गोरी के ही सेनापति थे, आपस में ना लड़े। इसलिए गोरी ने क्या किया, अपनी तीन बेटियों, के बेटे नहीं थे तो अपनी तीन बेटियों की शादी इन्हीं से कर दी। एक से ऐबक से कर दी, एक कुवाचा से कर दी और एक नासिरुद्दीन एल्दौज से कर दिया, ताजुद्दीन एल्दौज से। जब तीनों की शादी आपस में कर दिए हो तो तीनों आपस में साड़ू भाई हो गए। अब साड़ू भाई हो गए, सिंपल बात है, आपस में लड़ाई तो करेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे। तो सिंपल सी बात, तो चाहता था प्रेम से रहेंगे, प्रेम से रहने लगे। लेकिन अब हमेशा सब प्रेम से थोड़ी रहेंगे। कुछ दिन ये रहा, 1206 में ये यहाँ गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश ही तो पढ़ रहे हैं हम। गुलाम वंश बताए थे आपको, 1206 से 1290 तक चलेगा, याद है। और इसमें पहला वंश जो था वो कुतुबी वंश था। उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, शमसी वंश बनाएगा। उसके बाद बलबन आएगा, बलबनी वंश बनाएगा। तो इस गुलाम वंश में भी तीन वंश छोटे छोटे बनते हैं। हालांकि आपको जो पढ़ना है गुलाम वंश ही पढ़ना है, 1206 से 1290। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिया। 1206 में, 1206 में वो गद्दी पे बैठता है और 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर लाहौर में उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद गद्दी खाली हो जाती है। अब उसका एक नालायक बेटा था, नालायक मतलब उसको कुछ नहीं आता था, गधा था एक नंबर का। अब देखो, जो लोग योग्य नहीं होते, इतिहास उनको भुला देता है या फिर पैरों से कुचल देता है या फिर मिट्टी डाल देता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इसका जो बेटा था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह एक नंबर का नालायक, अब जो भी कह लो, एकदम से बेकार था। वो जाके गद्दी बैठ गया, पापा गद्दी है, मैं बैठूंगा, नहीं उतरूंगा। इल्तुतमिश आए, रिक्वेस्ट करिए, सर जी उतरिए, आपके लायक की ये चीज़ नहीं है, ये बच्चों का खिलौना नहीं है जो आप बैठ गए गद्दी पर। दिल्ली को चलाना आम बात नहीं है। बोला नहीं, मैं ही बैठूंगा। अब इल्तुतमिश उसका गुलाम था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मरा उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ था ना, उसी का गुलाम था इल्तुतमिश, और बहुत योग्य था, हर चीज में निपुण था। तो ऐबक ने क्या किया, उसके अंदर योग्यता बहुत थी, तो अपनी बेटी की शादी कर दी इल्तुतमिश से। कहानी समझिएगा, इतिहास कहानी वालों, कहानी का विषय है। अगर एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ दिए तो इतिहास समझना कोई कठिन नहीं है, सारा आराम से कर लोगे। बात ये थी, ऐबक ने खुद किसी की बेटी से शादी किया था, तो ऐबक को पता था कि योग्य जो होगा उसी से अपनी बेटी दे दें। तो ऐबक को लगा कि जो इल्तुतमिश है ये योग्य है, अगर इससे अपनी बेटी की शादी कर दे तो भविष्य में खुशी रहेगी। तो इसने, इल्तुतमिश भले उसका गुलाम था, इसने अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दी। अब इल्तुतमिश से जब शादी हो गई, इल्तुतमिश खुश था, ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। लेकिन ऐबक का दामाद तो था, साथ साथ उसके बेटे का जीजा भी था, आराम शाह का जीजा भी था। अब जब मरा उनका ससुर, जो ऐबक था उनका ससुर था इल्तुतमिश का, वो जब मरा तो ये सोचा मैं गद्दी ले लूं। आराम शाह जाके गद्दी बैठ गया, नालायक भले था लेकिन गद्दी बैठ गया। पापा के बाद तो बेटा को मिलना चाहिए था, लेकिन जनता चाहती थी कि इल्तुतमिश बने, क्योंकि इल्तुतमिश योग्य था, इसलिए जनता चाहती थी कि इल्तुतमिश शासक बने। अब ये इसको आराम शाह और इल्तुतमिश में छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया कि कोई कौन गद्दी पे बैठेगा, जो योग्य होगा वो बैठेगा। तो आराम शाह और इल्तुतमिश में जब युद्ध हुआ 1210 में ही है, देखो 1210 से 1210 ज्यादा दिन रहा नहीं है। दिल्ली के नजदीक एक स्थान है, जड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, उसमें ये हार जाता है
और जीजा ने साले का गर्दन हटा दिया। ठीक है, गर्दन हटा दिया ना, मतलब इसको, मतलब कि गर्दन हटा दिया तो ये मर जाता है। अब मिल गई गद्दी किसको? इल्तुतमिश को गद्दी मिल गई। इल्तुतमिश राजा बनता है तो सबसे पहले वो सुधार करना शुरू करता है, क्योंकि उसे दिल्ली में रहना है, बाहर नहीं रहना है। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने सबसे पहला काम किया कि पहले राजधानी थी लाहौर, यहाँ थी लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में, जानते हो। इसने पहला काम किया, दिल्ली सल्तनत में पहला राजा जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली लाई। ये बहुत पूछा जाता है। तो कौन लाया? इल्तुतमिश। राजधानी लाया, दिल्ली लाया। ठीक है। जो इल्तुतमिश था ना, ये किस प्रकार का तुर्क था? इलबारी तुर्क था। दिख रहा है ना, इलबारी तुर्क। तुर्क में कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि आपको बाबर मिलेगा चगताई तुर्क था, तो वो बाद में देखेंगे। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इसने क्या किया? सबसे पहला काम किया, राजधानी को लाया दिल्ली। वो समझता था कि राजधानी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, राजधानी लाहौर है, कैसे भारत में शासन करूंगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां रहना है वही राजधानी बना ले। दिल्ली रहना था, दिल्ली राजधानी बना लिया। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार राजधानी किसी ने ट्रांसफर की तो वो था इल्तुतमिश। लाया दिल्ली। अब दिल्ली में राजधानी बनाया। दूसरी बात, ये यहाँ पर व्यवस्था मजबूत करना चाहता था, इसलिए इसने चांदी के सिक्के जारी कराए। चांदी का सिक्का जारी कराया किसने? इल्तुतमिश। चांदी और तांबे का सिक्का। आप बलबन पढ़े हो तो आपको पता होगा, बलबन ने ना तो अपने नाम के खुतबे पढ़वाए थे और ना ही सिक्का जारी किया था, सुने होंगे आप। लेकिन इसने चांदी का सिक्का जारी किया और तांबे का सिक्का जारी किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिक्का जारी होने जा रहा है, इल्तुतमिश कर रहे हैं, और वो सिक्का था चांदी का। चांदी का जो उन्होंने सिक्का जारी किया उसे टंका बोलते थे, और जो तांबे का सिक्का जारी किया था उसे जीतल बोलते थे। ठीक है। और दूसरी बात, इल्तुतमिश में पहली बार दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था शुरू किया था। हालांकि इक्ता व्यवस्था मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था, जो कि यहाँ पर आया हुआ था, जिसके साथ ऐबक भी आया था। लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ का सम्राट बना नहीं। इसलिए अगर भारत में पूछा जाए भारत में इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया, तो वो शुरू किया था इल्तुतमिश ने। और इक्ता व्यवस्था के तहत पैसे की जगह लोग जमीन देते थे। जैसे कि महीना पूरा हो गया किसी का, तो सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी की जगह ये जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। तो इसको बोलते थे इक्ता व्यवस्था। किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि पहली बार किसने शुरू किया, अगर गौरी भी ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर तब इल्तुतमिश नहीं होगा, तब गौरी होगा, क्योंकि गौरी ने ही इक्ता व्यवस्था के तहत ऐबक को भारत की जमीन दी थी। ठीक है। और भारत में था, लेकिन गौरी यहाँ का शासक रहा नहीं, वो चला गया। इसलिए अगर पूछा जाए कौन सा भारतीय शासक इक्ता व्यवस्था शुरू किया, तब उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ये याद रहना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ऐबक था तो ऐबक के समय में यहाँ पर कुबाचा था और यहाँ पर ताजुद्दीन एल्दौज था। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको सुन लीजिए। दरअसल बात है कि मध्य एशिया के क्षेत्र से एक बहुत ही खूंखार, बहुत ज़्यादा खूंखार आक्रमणकारी चंगेज खां भारत पर आक्रमण करने जा रहा था। लेकिन उसे रास्ते में मिल गया कौन? ये ना ताजुद्दीन एल्दौज, जो कि अफगानिस्तान में था। ताजुद्दीन एल्दौज के ऊपर चंगेज खां ने आक्रमण किया। बहुत ज़्यादा खूंखार था, बहुत भयानक था, किसी को पता था मार डालता था। इसलिए ताजुद्दीन एल्दौज वहां से जान बचाकर भागा और अपनी ढेर सारी सेना लेकर पहुंचा यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में हरियाणा के पास तराई नामक स्थान पे पहुंचा। तो इल्तुतमिश को लगा कि ये तो मुझ पे आक्रमण करने आ रहा है। तो इल्तुतमिश जो है अपनी भी सेना लेकर तराई में पहुंच जाता है। तो ताजुद्दीन एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराई का तृतीय युद्ध होता है। आपको याद होगा, तराई का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, आप सुने होंगे। और तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जबकि पहले वाले में 91 वाले में प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार जाता है, याद होगा। अब यहाँ पर तृतीय युद्ध हो रहा है, तराई का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हो रहा है। ताजुद्दीन एल्दौज जो कि अफगानिस्तान में था और इल्तुतमिश के बीच में, जो कि यहाँ पर दिल्ली में है, इनके बीच ये युद्ध होता है, जिसमें ताजुद्दीन एल्दौज हार जाता है और इल्तुतमिश इसको मार देता है। और कहीं मिलता है कि ये खुद ही आत्महत्या कर लेता है। कुछ भी हो, मर गया, खत्म बात। इल्तुतमिश एक बड़ा सा साम्राज्य यहाँ बना लेता है, अपना शासन कर ही रहा था। कि ऐसे में उसने, देखो उस समय जो खलीफा का पद होता था, जब ये इल्तुतमिश शासन कर रहा था या फिर उसके पहले, विश्व स्तर पर खलीफा का पद बहुत सम्मानित माना जाता था। कोई राजा बनता था ना, तो वो खलीफा से स्वीकृति मांगता था कि महाराज हुजूर, मुझे आप राजा के रूप में स्वीकृति दे दो। तो अगर कोई राजा के रूप में किसी को स्वीकृति दे, शासक के रूप में कोई खलीफा किसी को मंजूरी दे देना, तो पूरा विश्व उसे मानता था कि ये शासक है। अभी तक खलीफा ने भारत में किसी को मान्यता नहीं दी थी। इल्तुतमिश ने जब मान्यता मांगी तो उस समय जो खलीफा थे उनका नाम था खलीफा अल मंसूर। खलीफा अल मंसूर ने इल्तुतमिश को भारत में सुल्तान की उपाधि दे दी। अब अगर सुल्तान की उपाधि पाया है तो भारत में पहली बार कोई सुल्तान की उपाधि पाया है, तो ऐसा पाने वाला एक पहला शासक था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कौन है?
इल्तुतमिश। और वैसे संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब जब ये स्थापना करता है तो इसे वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना गया। इसका एक नाम और भी बोलते हैं, गुलामों का गुलाम भी इसे कहते हैं। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन खूब आया है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को ही कहते हैं। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध भी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों होता है। देखो, इतिहास जोड़ने का विषय है, सब आपस में जोड़ दो तो कहीं भी कुछ आप समझने में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पर आक्रमण किया 1232 ईस्वी में। और ग्वालियर पर जब आक्रमण किया ना, तो वहीं से एक गुलाम को खरीदता है। यही गुलाम आगे सुल्तान बनने वाला है, एक नया सुल्तान मिलने जा रहा है आपको। जब ये 1232 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया तो वहीं से इसको ने बलबन को खरीदा। बलबन बड़ा खूंखार सुल्तान बनता है, आगे आप इसको पढ़ोगे। तो बलबन को ये खरीदा था ग्वालियर पे आक्रमण करने के बाद इल्तुतमिश ने। इसके बाद इसने उज्जैन में, आपको पता होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है वहां पर महाकालेश्वर। इसने वहां पर भी आक्रमण किया और भयंकर तोड़फोड़ मचाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने तो महाकालेश्वर पर, उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, महाकालेश्वर पर आक्रमण किया, भयंकर तोड़फोड़ मचाया और यहाँ पर बलबन को भी खरीद कर ये लाया है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार को निर्माण को पूरा करवाया था। याद हो आपको, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो ऐबक बनवाया था, उसमें भी ढेर सारा काम करवाया। इसके बाद इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया था, दिल्ली में ही बनवाया था। ठीक है, और इसके समय में पृथु विद्रोह भी हुआ था। ये सब क्वेश्चन खूब पेपर में आते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश की मौत 1236 ईस्वी में हो जाती है। 1236 ईस्वी में जैसे ही मरता है, इसके दो बच्चे थे, एक लड़की थी रजिया नाम था और एक लड़का था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज। अब इनकी कहानी अगले वीडियो में कवर करते हैं। हमने ऐबक को देखा, उसके बाद जस्ट इल्तुतमिश को देखा। अब अगला बच्चा जो रह गया है, और उसी को देखकर बलबन को देख लेंगे। बलबन को देख लेंगे, गुलाम वंश को कंप्लीट कर लेंगे। 3 वीडियो में गुलाम वंश एकदम से क्लियर हो जाएगा। और तीनों वीडियो अगर आप लगातार देख लेंगे तो गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।